Hello everyone, welcome to my YouTube channel Econ with Nash, where I discuss the basic concepts of economics in detail. Okay, so we are discussing microeconomics and it is the part third of microeconomics, and today we will be discussing about the theory of demand. Okay, so let us understand, and in the theory of demand, the most important things is that we need to understand what is want, what is need and what is demand. ठीक है, होता है अक्सर कि लोग इन तीनों को सेम समझते हैं, बट इन रियलिटी द मीनिंग्स आर एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज डिमांड. सी डिमांड आर द अनलिमिटेड डिजायर्स. कैन यू सी दीज आर द अनलिमिटेड डिजायर्स या फिर विशेस. जो हमारी अनलिमिटेड डिजायर्स या विशेस होती हैं उन्हें हम वांट्स कहते हैं. मतलब वांट हमें किसी भी चीज़ की हो सकती है. आई वांट कार, आई वांट बिग हाउस, मुझे एक प्राइवेट जेट चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, शूज़ चाहिए. तो हम किसी चीज़ की भी वांट रख सकते हैं. तो ये हमें जस्ट जिसकी भी चाहत होगी उसे हम वांट कहेंगे. ठीक है, ज़रूरी नहीं कि उसकी हमारे पास नीड होनी ही चाहिए, ज़रूरत हो हमें उसकी, या फिर ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम उसे अभी पूरा कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस लुक व्हाट इज नीड. अच्छा, नीड से मीनिंग से ही समझ में आ रहा है. नीड का मतलब ज़रूरत यानी नेसेसिटी. जिसकी भी हमें नेसेसिटी होगी, जिस भी कमोडिटी की जो ज़रूरी है हमारी लाइफ में हमें सस्टेन करने के लिए, मतलब हमें लाइफ में अपनी कोई फुलफिल करने के लिए कोई डिज़ायर जिसकी ज़रूरत है. जैसे खाना हो गया, फूड हो गया, रोटी, कपड़ा, मकान एंड एजुकेशन, सैनिटेशन. ये सब क्या चीज़ें हैं? ये हमारी वांट्स हैं नहीं, ये नीड्स हैं. क्यों नीड्स है? क्योंकि ये इनकी हमें सच में ज़रूरत है और इनसे हम लोग अपनी लाइफ सस्टेन कर सकते हैं, इसीलिए. ठीक है, तो ये हमारी नीड है और वांट से थोड़ी डिफरेंट है. नाउ लेट अस लुक व्हाट इज डिमांड. ओके, सो डिमांड का मतलब क्या होता है? सो डिमांड में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो होनी ज़रूरी है. एक तो हमारी विलिंगनेस कि हम लोगों को अगर कोई चीज़ चाहिए तो हमें उसकी वांट होना ज़रूरी है. कोई चीज़ हमें चाहिए तो उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए, और विलिंगनेस के साथ साथ हमारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसे खरीदने के लिए. कैपेबिलिटी मतलब परचेजिंग पावर इतनी होनी चाहिए कि हम उस कमोडिटी को खरीद सकें. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मुझे कमोडिटी एक्स चाहिए, तो कमोडिटी एक्स के लिए सबसे पहले तो मुझे देखना है कि क्या वो कमोडिटी एक्स मेरी डिज़ायर को फुलफिल कर सकता है. जो भी मुझे नीड है उसको वो फुलफिल कर रहा है कमोडिटी एक्स. यस, वो कर रहा है. फिर क्या मुझे उसको सच में खरीदने की इच्छा है? हाँ है. और मुझे दूसरी चीज़ हमारी है कि क्या मैं उसे खरीदने की कैपेबिलिटी में हूँ, क्या मैं उसे खरीद सकती हूँ? हाँ. तभी हम कहेंगे कि कमोडिटी एक्स जो है वो डिमांड में है. अगर दोनों में से कोई चीज़ नहीं होगी, या तो मैं मान लेती हूँ कि मुझे एक लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, तो मेरी इच्छा तो है इसे खरीदने की, क्या मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं उसे खरीद सकती हूँ? नहीं. तो मैं उसे डिमांड नहीं कहूँगी. डिमांड के लिए हमें सबसे पहले विलिंगनेस भी होनी चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए. उसे खरीदने की काबिल भी हमें होना ज़रूरी है. सो दिस इज़ डिमांड. ओके, सो डिमांड से थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आ जाता है क्वांटिटी डिमांडेड में. अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या है हमारा? सो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड और सर्विस इज द अमाउंट. ये होता है अमाउंट दैट पीपल आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. क्वांटिटी डिमांड का मतलब कितने लोग एक प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे हैं गिवन प्राइस पर इन अ स्पेसिफाइड पीरियड. इसे हम क्वांटिटी डिमांडेड कहेंगे. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस इन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, सो अगर मैं डिमांड की बात कर रही हूँ, डिमांड मतलब रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप डिमांड दिखाता है. आपको ये बात पता होगी. डिमांड में हम लोग क्या करते हैं? जब प्राइस हमारी बढ़ती है तो हमारी डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है. जब चीज़ महंगी होगी तो हम क्या करेंगे? उसे खरीदना कम कर देंगे. सो डिमांड में हमारा एक रिलेशनशिप दिखाता है. प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हुई, प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ गई. ये हमारा डिमांड होता है. क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड एक क्या दिखाता है? पर्टिकुलर क्वांटिटी या पॉइंट डिमांड कर्व के ऊपर, उसे हम क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम. ओके, ये मेरा डिमांड कर्व हो गया. ठीक है, अब मैं इस डिमांड कर्व में डिमांड एक्सप्लेन करूंगी तो मैं क्या कहूँगी? डिमांड कहूँगी. डिमांड का रिलेशनशिप दिखा रहे हैं हम लोग, प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप डिमांड कर्व में. अच्छा, अब मैं इस डिमांड कर्व में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं कहूँगी क्वांटिटी डिमांडेड. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्वांटिटी डिमांडेड कहूँगी. बस इतना ही डिफरेंस है. टोटल डिमांड कर्व में डिमांड बोलूँगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वांटिटी डिमांडेड बोलूँगी. दैट्स इट. ओके, सो नाउ लेट्स सी द डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड. डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करते हैं, डिमांड जिनसे अफेक्ट होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द
कमोडिटी ऑफ इट्स ओन प्राइस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, कमोडिटी की प्राइस, ठीक है, उसकी खुद की प्राइस सबसे पहले डिमांड को अफेक्ट करती है। द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी द पीपल विल बी विलिंग टू बाय डिपेंड्स मेनली ऑन द कमोडिटीज ओन प्राइस। मतलब ये पता है हमें, अगर हम कमोडिटी एक्स खरीद रहे हैं, वाई खरीद रहे हैं, तो उसकी प्राइस क्या है, उस पर उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगी। अगर प्राइस बढ़ी तो हम लोग उसे कम खरीदेंगे, महंगी हो गई है तो हम उसे कम खरीदेंगे, और अगर वो सस्ती हो गई तो हम उसे ज़्यादा खरीदेंगे, तो डिमांड हमारी उसकी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तो होता है हमारा कमोडिटी की खुद की प्राइस, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। उस कमोडिटी से रिलेटेड जो गुड्स है उनकी प्राइस भी अफेक्ट करती है उस कमोडिटी की डिमांड को, ठीक है। अब दो दो टाइप्स के रिलेटेड गुड्स होते हैं, एक होता है हमारा सब्सटीट्यूट और एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? सब्सटीट्यूट गुड्स वो होते हैं जिन्हें हम लोग एक की जगह पे दूसरा रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मस्टर्ड ऑयल की जगह मैं सोयाबीन ऑयल यूज़ कर सकती हूँ, मैं टी की जगह मैं कॉफ़ी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं, एक की जगह हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो हम लोग कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, एक के साथ दूसरा चाहिए हमें, जैसे बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज, स्नैक्स के साथ ड्रिंक्स चाहिए, नूडल्स के साथ सॉस चाहिए, तो ये होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये तो मेन मीनिंग था सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। अब नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि आखिर ये कैसे अफेक्ट करते हैं हमारी डिमांड को। ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे अफेक्ट करते हैं कमोडिटी की डिमांड को। ओके, सो दिस इज अ टेबल। Okay, so S stands for substitute goods and C stands for complementary goods, ठीक है। तो substitute goods मैंने आपको क्या बताया क्या होते हैं? सब्सिट्यूट गुड्स जो हम रिप्लेस कर सकते हैं एक की जगह दूसरा, जैसे मैं टी की जगह कॉफ़ी रिप्लेस कर सकती हूँ, कॉफ़ी की जगह टी, तो ये सब्सिट्यूट गुड्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं साथ में, मैंने एग्जांपल लिया है बैट और बॉल का। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये डिमांड को कैसे अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉफ़ी है, कॉफ़ी की प्राइस जो है वो कम हो गई। अब कॉफ़ी की प्राइस डिक्रीज हुई है, कम हुई है, तो मैं क्या करूँगी? कॉफ़ी सस्ती हो गई तो मैं टी की जगह कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दूंगी और टी को छोड़ दूंगी पीना और कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाऊंगी। तो क्या हुआ? टी मैंने छोड़ दी, टी की डिमांड क्या हुई? टी की डिमांड कम हो जाएगी और कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी। तो हम क्या करते हैं? प्राइस एक गुड का कम हुआ लेकिन डिमांड दूसरे गुड की कम हुई है, ऐसे इधर लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज हो गई। अच्छा, कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज होगी, कॉफ़ी महंगी हो गई, तो मैं क्या करूँगी? कॉफ़ी पीना छोड़ के टी पीना स्टार्ट कर दूंगी। तो सो डिमांड टी की क्या हो जाएगी? टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सो ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है सब्सिट्यूट गुड्स के अंदर कि प्राइस अगर कम होती है एक गुड की तो डिमांड उसके सब्सिट्यूट गुड की कम हो जाएगी। तो प्राइस कम, डिमांड कम, प्राइस बढ़ी, डिमांड बढ़ी, ठीक है। ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है सब्सिट्यूट गुड्स में, ठीक है। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जिन्हें हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। सो लेट्स से कि बैट की प्राइस कम हो गई। अच्छा, बैट की प्राइस कम हुई, बैट सस्ता हो गया, तो मैं क्या करूँगी? बैट खरीदना स्टार्ट कर दूंगी। अब बैट के साथ मुझे क्या चाहिए? मुझे बॉल भी चाहिए, तो मैं बॉल भी खरीदूंगी। सो बॉल की डिमांड को क्या हुआ? बॉल की डिमांड बढ़ गई। बैट की तो प्राइस कम हुई है, सो मैंने बैट भी खरीदा, बैट के साथ बॉल चाहिए तो मैंने बॉल भी खरीद ली, तो डिमांड बॉल की भी बढ़ गई, ठीक है। अब मान लीजिए प्राइस बैट की बढ़ जाती है, बैट की प्राइस इंक्रीज हुई, बैट महंगा हो गया, तो मैं बैट खरीदना छोड़ दूंगी। अब मुझे बैट के साथ बॉल भी थी तो बॉल भी खरीदना मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं बैट भी नहीं खरीद रही हूँ, तो बॉल की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड। जब प्राइस कम होती है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड बढ़ जाती है। ये एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है, उल्टा रिलेशनशिप। सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक उल्टा रिलेशनशिप इनडायरेक्ट। जब प्राइस कम होती है डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री की बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ती है डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री की कम हो जाती है। सो ये है इसके अंदर कैसे हमारे इफेक्ट होते हैं रिलेटेड गुड्स की प्राइस डिमांड से। Okay, now let us look at the other factors. Okay, income, most important is income of the consumers. कंज्यूमर की इनकम कैसी है? जाहिर सी बात है उस पर तो इफेक्ट करता है। अगर हमारी इनकम बढ़ गई है तो हम क्या करेंगे? शायद हम सस्ती चीज़ें खरीदना छोड़ देंगे और महंगी खरीदना स्टार्ट कर देंगे, तो सस्ती चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी, दूसरों की बढ़ जाएगी, तो इनकम में इफेक्ट करता है। टेस्ट, हमारे टेस्ट चेंज हो गए हैं, हम लोग को आज ये पसंद था कल को वो पसंद हो गया, तो हमारी डेफिनेटली डिमांड इधर से उधर शिफ्ट हो जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो डिमांड तो डेफिनेटली इंक्रीज होती ही है। तो ये इसके अंदर इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फैक्टर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट यही थे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या, बहुत ही सिंपल सा होता है। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम लोग कहते हैं कि एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है लॉ ऑफ डिमांड में कि प्राइस कम होती है तो प्राइस डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। एक इम्पॉर्टेंट लाइन हम यहाँ बोलते हैं वो है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम।
ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, यानी दूसरे फैक्टर्स सेम रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्राइस और डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है और दूसरी चीजें बिल्कुल कांस्टेंट रहती हैं। इसकी एक बहुत सिंपल सी अगर डेफिनेशन ले तो हम ये कह सकते हैं, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग सेम व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी increases the demand for the commodity decreases and vice versa, अगर हम शॉर्ट में ये कहेंगे, ठीक है। ओके, सो इट्स द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब हमारी दूसरी फैक्टर्स सेम रहेंगे। व्हाट आर द अदर फैक्टर्स? अच्छा, प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, ओके, कमोडिटी की प्राइस को छोड़कर रिलेटेड गुड्स की प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर, पॉपुलेशन, ये सब कांस्टेंट रहेगा, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा कि जब प्राइस इंक्रीज होती है डिमांड कम होती है, और प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अच्छा, अब लॉ, अच्छा ये आप समझ लीजिए कि जो डिमांड हम लोग ये जो लाइन कह रहे हैं ना, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इस लाइन को हम इकोनॉमिक्स की टर्म में क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेटेरिस पैराबस, ठीक है। सेटेरिस पैराबस मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। सो आप इस वर्ड को याद कर लीजिए, हमेशा यूज होता ही होता है, ठीक है। आप लोग जब डेफिनेशन लिखेंगे तो ये जरूर लिखिएगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, दैट इज सेटेरिस पैराबस, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। सिंपलेस्ट एंड बेस्ट वे है डेफिनेशन लिखने का, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड नाउ वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ डिमांड स्केड्यूल। हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, अब डिमांड स्केड्यूल क्या होता है आखिर? अच्छा, डिमांड स्केड्यूल कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल टैबुलेशन होता है जो दिखाता है क्वांटिटी डिमांडेड एट सिलेक्टेड प्राइसेस। बस न्यूमेरिक वे में हम दिखाते हैं इस प्राइस पर हमने क्या डिमांड ली, उस प्राइस पे क्या डिमांड थी, बस इतना ही दिखाया जाता है इसके अंदर। सो लेट्स सी वेरी क्विकली, बहुत छोटू सा है और बहुत जल्दी हो जाएगा। डिमांड स्केड्यूल, बस ये टेबल बना दीजिए, डिमांड स्केड्यूल आएगा, टेबल बना दीजिए, हो जाएगा काम आपका। अच्छा, तो यहाँ पे प्राइस पर केजी और ये क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। तो प्राइस और क्वांटिटी है। अब लेट्स से 10 रुपीज़, ये बिस्किट्स का डिमांड स्केड्यूल दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब लेट्स से जब बिस्किट की प्राइस 10 रुपीज़ थी, 10 रुपीज़ की प्राइस थी, तो हमने कितने बिस्किट ले रहे थे? हम 100 ले रहे थे। अब प्राइस बढ़ गई, प्राइस 10 से 15 हो गई, प्राइस इंक्रीज होती है तो क्या होता है, डिमांड, जब चीज़ महंगी होती है तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं, तो प्राइस बढ़ेगी, तो हमने डिमांड अपनी कम कर दी, 100 से 80 लेना स्टार्ट कर दिया। अब प्राइस फिर से बढ़ गई और 20 हो गई, तो हमने 80 से 60 यूनिट्स खरीदना स्टार्ट कर दिया है। अब प्राइस फिर से बढ़ के 20 से 30 हो गई है, तो हमने यहाँ पे और कम कर दी डिमांड, 40 लेना स्टार्ट कर दिया। प्राइस और ज़्यादा बढ़ गई, 60 हो गई, तो हमने यहाँ 20 यूनिट ऑफ बिस्किट लेना स्टार्ट कर दिया। बस यही दिखाया है इस डिमांड स्केड्यूल में, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिमांड कर्व, ठीक है। डिमांड कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिमांड का, कि रिलेशनशिप जो होता है प्राइस और डिमांड के बीच, उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाते हैं, ठीक है। जो डिमांड स्केड्यूल था उसी से हमारा डिमांड कर्व बनता है। बिस्किट्स का ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, बिस्किट्स का ये, जैसे हमारी प्राइस पहले 10 थी तो हम कितने यूनिट्स ऑफ बिस्किट्स खरीद रहे थे? हम लोग 100 यूनिट्स ऑफ बिस्किट्स खरीद रहे थे। मैं फिर से बना के दिखाती हूँ, सी 10 की प्राइस पे हम लोग 100 यूनिट्स ऑफ बिस्किट्स खरीद रहे थे। फिर हमारी प्राइस इंक्रीज हो गई, 15 हो गई, तो 15 पे हमने 80 खरीदना स्टार्ट कर दिया। फिर प्राइस हमारी 20 हुई, तो हमने 60 यूनिट्स लेना स्टार्ट कर दिया। हमारी प्राइस 30 हुई, बढ़ी फिर से, तो हमने अपनी डिमांड फिर से कम कर दी, 40 लेना स्टार्ट कर दिया। और हमारी प्राइस और बढ़ी, 60 हुई, तो हमने और कम कर दी अपनी डिमांड और 20 लेना स्टार्ट कर दिया। बस इन्हीं पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करके हमने दिखा दिया अपना डिमांड कर्व। दैट्स इट, डिमांड कर्व में इतना ही है, देखिए बहुत सिंपल होता है बनाना डिमांड कर्व। बस हम लोगों को क्या करना होता है, एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम प्राइस लेते हैं, ठीक है। अब हम दिखाते हैं प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप, दैट्स इट, दैट इज ऑल इन डिमांड कर्व। ओके, सो डिमांड कर्व के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं, वो हम देखते हैं। सी फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डिमांड कर्व्स आर ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये नीचे जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो रिलेशनशिप दिखाते हैं क्वांटिटी और प्राइस के बीच, वो हमेशा इनवर्स होता है। अच्छा, इनवर्स का मीनिंग क्या होता है? उल्टा, ठीक है। जब प्राइस बढ़ती है डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो ये रिलेशनशिप उल्टा है, इसीलिए हमेशा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। सेकंड जो होता है, एक डिमांड एंटायर रिलेशनशिप दिखाता है, और क्वांटिटी डिमांडेड पर्टिकुलर प्राइस, ये तो आपको पता ही है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? एक पर्टिकुलर प्राइस दिखाता है, और डिमांड एंटायर रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, ये तो ऊपर हमने पढ़ा भी अभी। अच्छा, स्लोप डिमांड कर्व का क्या होता है? चेंज होता है जैसे जैसे डिमांड चेंज होती है। अच्छा, इसको समझते हैं
अच्छा डिमांड कैसे चेंज होगी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि 40 की प्राइस, अच्छा यहाँ पे ले लेते हैं 20 की जगह 40 पर, जब प्राइस 40 हुई तब हम लोगों ने क्या करा, 45 क्वांटिटी कंज्यूम करी, तो क्या होगा हमारा डिमांड कर्व ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा। तो डिमांड चेंज होने के साथ डिमांड कर्व भी चेंज होता है। एंड रिमेंबर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये नीचे जाता है, ठीक है, नेगेटिव रहता है ये हमेशा, ये बात क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप इनवर्स है, उल्टा है, प्राइस बढ़ी डिमांड कम हुई, प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ी, तो ये रिलेशनशिप उल्टे की वजह से, ठीक है। सो दैट्स इट इन द डिमांड कर्व। Now let's understand one more thing which is very important, the changes in the demand curve. Demand curve में दो टाइप के चेंजेस आते हैं, एक तो चेंज आता है मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड का, मूवमेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है। मूवमेंट आता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, एक चेंज ये होता है, और दूसरा चेंज हमारा क्या होता है, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, और एक होता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये समझते हैं कब आता है ये। अच्छा अगर प्राइस में चेंजेस होगा, अंडरस्टैंड, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर प्राइस में चेंज होगा, रिमेंबर प्राइस में चेंज होगा, अदर फैक्टर्स में चेंज नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस, कमोडिटी की प्राइस में अगर चेंज होगा, तो जो क्वांटिटी डिमांड हो रही है वो चाहे बढ़े या कम हो, उसमें मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में चेंज आएगा। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है कि मैं आपको दिखाती हूँ, डिमांड कर्व में मूवमेंट आएगा तो वो अपवर्ड या डाउनवर्ड आएगा, ये या तो ऐसे यहाँ चेंज यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। मैं आपको भी डिमांड कर्व भी दिखा देती हूँ पूरा कैसे हमारा चेंज आ रहा है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ओके लुक एट दिस, पहले हम लोगों ने मान लिया 20 की उस पे प्राइस पे 60 यूनिट्स कंज्यूम हो रही है, 30 की प्राइस पर 20 यूनिट्स कंज्यूम हो रही है। लेट्स से हमने डिमांड इस पॉइंट पे मानी कि यहाँ पे हमारी डिमांड है, ठीक है, 60 की प्राइस हुई तो 20 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो डिमांड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, तो डिमांड यहाँ से यहाँ, इस डिमांड कर्व पर ही चेंज आ रहा है। पहले ये यहाँ था, ठीक है, फिर ये यहाँ आया, ये यहाँ है, तो ये इस पे डिमांड कर्व में चेंज आ रहा है, या तो ये ऊपर जाएगा या फिर ये नीचे आएगा, ठीक है। सो ये डिमांड कर्व में चेंज आता है, इसे हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जब भी प्राइस में चेंज आएगा, रिमेंबर प्राइस में चेंज आएगा तो होगा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, प्राइस में। अच्छा अब हम लोग पढ़ते हैं प्राइस में नहीं, अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है। अदर फैक्टर्स जो कि हैं हमारे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम, पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर टेस्ट, अगर इन सब में चेंज आएगा राइज और फॉल का, तो हमारा चेंज इन डिमांड जो होगा उससे शिफ्ट आएगा डिमांड कर्व में। क्या आएगा डिमांड कर्व में, शिफ्ट आएगा। प्राइस में चेंज होगा तो अलोंग द डिमांड कर्व ऊपर नीचे होगा, अगर अदर फैक्टर्स में चेंज होगा, प्राइस में नहीं, प्राइस को छोड़कर अदर फैक्टर्स में अगर चेंज आएगा तो डिमांड कर्व आगे पीछे शिफ्ट होता है। आगे पीछे कैसे शिफ्ट होता है हम ये देखते हैं, लुक एट दिस। D1 डिमांड कर्व 1 है और D2 डिमांड कर्व 2 है। तो हमारा मान लीजिए कि प्राइस में चेंज नहीं आया, मान लेते हैं कि हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में चेंज आ गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में चेंज आया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में चेंज आया। प्राइस तो 30 है, देखिए प्राइस यहाँ 30 है इस डिमांड कर्व पर भी और इस डिमांड कर्व पे भी, लेकिन क्वांटिटी क्यों चेंज हुई, क्योंकि इसकी प्राइस में चेंज नहीं आया, दूसरे रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज आया, इसलिए इसकी डिमांड डिस्टर्ब हुई है। वो 40 थी, 40 से वो 60 हो गई, तो हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया आगे, ठीक है। सो हमारा शिफ्ट डिमांड कर्व कैसे होता है, जब एक डिमांड कर्व से हम लोग दूसरे डिमांड कर्व में पहुंच जाएं, ये होता है शिफ्ट, इसे हम कहते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली, शिफ्ट कब आता है, जब दूसरे फैक्टर्स में चेंज आएगा। और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या होता है, बस वो ऊपर नीचे ही होता है डिमांड कर्व, या तो वो यहाँ या तो ऐसे हो जाएगा, इस पॉइंट पे चेंज आएगा, है ना, या वो ऐसे ऊपर नीचे वो चेंजेस आते हैं, तो वो हमारा शिफ्ट इन द डिमांड कर्व होता है। ये हमारा मूवमेंट अलोंग, ये शिफ्ट, दैट्स इट। इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके इसमें आपको इतना ही पढ़ना इंपॉर्टेंट है।
एक छोटी सी चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो हम देख लेते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, एक्सेप्शंस का मतलब कहाँ कहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस। अगर हम फ्यूचर प्राइस की बात करें, हम यहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं कर सकते। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड हमारी कम हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग फ्यूचर में सोच रहे हैं कि भैया प्राइस बढ़ेगी तब हम डिमांड करेंगे, प्राइस कम हो जाएगी ना, प्राइस कम होगी इस फ़ोन की तो हम तब खरीद लेंगे जाके, तो हम यहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करते हैं। यहाँ पे डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम फ्यूचर प्राइसेस को नहीं लेते हैं, जो प्रेजेंट में प्राइस चल रही होती है ना, हम सिर्फ उसी पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करते हैं। फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो एक फ्यूचर प्राइस का एक्सपेक्टेशंस यहाँ अप्लाई नहीं होता। प्रेस्टिजियस गुड्स, अब प्रेस्टिजियस गुड्स का आपको पता है, प्रेस्टिजियस गुड कौन खरीदेगा, वो रिच पीपल ही खरीदेंगे। रिच पीपल को हम लोग इकोनॉमिक्स की टर्म में अरिस्टोक्रेटिक कहते हैं, अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, सो प्रेस्टिजियस गुड्स जैसे हम गोल्ड, डायमंड्स ले लेते हैं, प्लैटिनम ले लेते हैं, कार्स ले लेते हैं, रेयर पेंटिंग्स और एंटीक्स। अब इनकी प्राइस बढ़ेगी तो रिच लोग क्या करते हैं, वो डिस्प्ले के लिए, अपनी स्टेटस सिंबल के लिए वो महंगी चीज़ों को खरीदते हैं। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ती है, मगर यहाँ प्राइस के बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है क्योंकि रिच लोग खरीदते हैं। तो प्रेस्टिजियस गुड्स पर अप्लाई नहीं होता है। इसे हम लोग वीबलिन इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, वीबलिन इफेक्ट में क्या होता है कि हमारा डिमांड, प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है। एरिस्टोक्रेटिक लोगों के केस में होता है बस ये। ठीक है, और हमारा एक गिफन गुड आ जाता है। गिफन गुड्स का मतलब होता है इन्फीरियर से भी इन्फीरियर गुड्स। इन गिफन गुड्स किसके नेम पर है, रॉबर्ट गिफन एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म दी थी, उनके नेम पर हमें गिफन गुड मिला है। गिफन गुड का मतलब बिल्कुल इन्फीरियर से भी इन्फीरियर गुड्स। अब वो कौन से गुड्स होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए इन्फीरियर गुड सबसे पहले तो लेंगे ही पुअर लोग, पुअर हाउस होल्ड। एक पुअर हाउस होल्ड है जो वीट खरीद रहा है, क्योंकि वीट सस्ते होते हैं और आटा महंगा होता है, जो वो पिस कर आता है तो वो महंगा बन जाता है, तो वो वीट खरीद रहा है और वो आटा भी खरीद रहा है। वीट, ठीक है, अब क्या हुआ, वीट सस्ता, वीट है सबसे ज़्यादा सस्ता और आटा थोड़ा सा महंगा होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, अब वो वीट खरीदा, वीट के प्राइस बढ़ गए। पहले वो वीट 10 रुपीज़ पे खरीद रहा था और आटा वो 50 रुपीज़ का खरीद रहा था, थोड़ा सा आटा, वीट 10 रुपीज़ का। अब वीट 10 की जगह हो गया 30 रुपीज़ का, तो वो क्या करेगा, 30 रुपीज़ वहाँ उसे लगाने पड़ेंगे, तो वो अपना थोड़ा सा आटा तो वो कम कर देगा लेना और वीट लेना ज़्यादा शुरू कर देगा, क्योंकि वो महंगा हो गया, वो आटे को, और ऑलरेडी इतना महंगा आटा वो नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो वो वीट को ही ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो इन्फीरियर, ऑलरेडी इतना इन्फीरियर है कि वो ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं ले सकता। तो ये हमारा गिफन गुड का केस होता है। यहाँ पे हम लोग गिफन गुड्स में इन्फीरियर के भी इन्फीरियर गुड्स होते हैं कि प्राइस बढ़ती है तो लोग मजबूर होके और वही खरीदते हैं ज़्यादा, अपने दूसरे एक्सपेंसेस को वो कट कर देते हैं ताकि वो इसे फुलफिल कर सके अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को। ओके, सो दैट्स इट इन दिस चैप्टर डिमांड। सी 20 मिनट्स में हमने पूरा डिमांड कवर कर लिया है, इससे ज़्यादा आपको डिमांड में पढ़ने की नीड नहीं है। ये था हमारा इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको सब कुछ बताया है डिटेल में। ओके, सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो, स्टे ट्यून्ड टिल देन, ओके बाय।